हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज और एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक OSSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के टॉपिक के ऊपर, जो कि एग्जाम जो OSSC का प्रीलिम्स है वो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और OSSC प्रीलिम्स में अ, हमारे हिसाब से 4-5 क्वेश्चंस तो पूछना चाहिए कंप्यूटर से, और वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो अगर लगभग 2-3 घंटा अगर टाइम देते हो तो आराम से 4-5 मार्क मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि कंप्यूटर के रिलेटेड पूछेगा। उससे पहले थोड़ा सा OSSC के रिगार्डिंग, जो OSSC एएसआई नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो पोस्ट निकला है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा, मतलब जो सिलेबस होगा प्रीलिम्स का, वो है कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस का, अरिथमेटिक 10th स्टैंडर्ड का आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा 10th स्टैंडर्ड तक आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, एंड द करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछेगा। पहला वाला एमसीक्यू है, द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर वर्ड है, वो कौन सा लैंग्वेज से लिया गया है? ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी और लैटिन। तो ये चार ऑप्शंस हैं। जो करेक्ट आंसर इसका है वो है लैटिन। तो लैटिन वाला लैंग्वेज से कंप्यूटर का जो वर्ड है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बात करेंगे इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट्स अ डैश। अगर हम इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस को साथ में ले लें, कंबाइन कर लें, ग्रुप टू मतलब जहां पर ग्रुप कर लें, तो ये क्या बनेगा? ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए मोबाइल डिवाइस, बी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सी द सर्किट बोर्ड, डी कंप्यूटर सिस्टम। तो आंसर इसका है ऑप्शन डी कंप्यूटर सिस्टम, जो कि बेसिकली इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर हमारा क्या आता है, जैसे कि मान सकते हैं माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वो सारे इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। और आउटपुट डिवाइस के अंदर जैसे कि हमारा प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, डिस्प्ले हुआ, वो सारे आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। तो आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस के बीच में हमारा एक आता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं ये एक कंप्यूटर सिस्टम है। तो इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस को हम अगर साथ में लेते हैं, तीनों को मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे सीपीयू के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, वो है कि सीपीयू किस मतलब कौन सी चीज को लेकर बनता है? तो आंसर होगा कि इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, प्लस साथ में एएलयू होता है। इसे हम ये बोल सकते हैं सीयू प्लस एएलयू इक्वल टू सीपीयू। ठीक है ना? तो सीयू मतलब क्या, कंट्रोल यूनिट है। एएलयू मतलब क्या आता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये दो चीज को मिला के फिर सीपीयू बनता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, which of the following is the correct order of the four major functions of the computer। कंप्यूटर का जो चार मेजर फंक्शंस हैं, तो वो कौन सा ऑर्डर में होता है? ऑप्शन है प्रोसेसिंग पहले होता है, उसके बाद आउटपुट होता है, उसके बाद इनपुट, उसके बाद स्टोर। ठीक है ना, मान लेते हैं डाटा प्रोसेसिंग पहले होगा, उसके बाद डाटा आउटपुट, इनपुट फिर एंड देन स्टोरेज, ऐसे करके होता है। या फिर ऑप्शन बी, इनपुट पहले हमारा होगा, आउटपुट देन प्रोसेसिंग होता है, देन स्टोरेज होता है। ऑप्शन सी बोलता है प्रोसेस पहले होगा, उसके बाद स्टोरेज होगा, उसके बाद इनपुट एंड उसके बाद आउटपुट। ऑप्शन डी बोलता है इनपुट होगा, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट एंड देन उसके बाद स्टोरेज। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है एबीसीडी में से, वो है ऑप्शन डी, पहले इनपुट, उसके बाद सीपीयू क्या करता है, जैसे कि इनपुट मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारा कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड में हमने कुछ टाइप किया और वो जाता है, वो उससे रीड करता है कौन, सीपीयू, जो भी हमने इनपुट दिया वो प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के अंदर, और फिर आउटपुट होता है डिस्प्ले में। ठीक है ना, एंड फिर जो डेटा हमने एंट्री किया था वो सारे स्टोर होता है। दिस इज हाउ द प्रोसेस विल बी। सो इनपुट, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट एंड देन स्टोरेज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज। कोई डेटा को कलेक्ट करना और उसको कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में बदलना, उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग,
कंपाइलिंग, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। ठीक है, तो डेटा पहले कलेक्ट किए, डेटा लिए, उसको उसको क्या किए, कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में बदल दिए, तो इसे क्या बोलते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन है प्रोसेसिंग, जो कि सीपीयू के अंदर होता है। हमने डाटा इनपुट किया तो डाटा को प्रोसेसिंग करता है, कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में बदलता है, काम है सीपीयू का। तो आंसर क्या होगा? प्रोसेसिंग करना, इसीलिए बोलते हैं क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सीपीयू में ये सारे चीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, which among the following cycle consists of an input, processing, output and storage are as its constituents? ठीक है ना, कौन सा इसमें से साइकिल है जो साइकिल के अंदर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये चार कंपोनेंट या कंस्टिट्यूएंट्स हैं? कौन सा साइकिल है? प्रोसेसिंग साइकिल है, इनपुट साइकिल, आउटपुट साइकिल या डाटा साइकिल? कौन सा साइकिल का ये चार कंस्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स होता है? तो आंसर होगा द डेटा साइकिल। तो डेटा साइकिल अगर देखें तो डेटा साइकिल में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है? तो डेटा साइकिल के अंदर कलेक्शन होता है, प्रिपरेशन होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो डेटा साइकिल के अंदर ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं। तो 6 कंपोनेंट्स क्या क्या हुआ? एक कंपोनेंट हुआ कलेक्शन, ठीक है ना, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं 6 कंपोनेंट्स। और ये कंपोनेंट्स क्या क्या हुआ? एक है कलेक्शन, नंबर 2 प्रिपरेशन, नंबर 3 इनपुट, नंबर 4 प्रोसेसिंग, नंबर 5 आउटपुट एंड नंबर 6 स्टोरेज। सो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स और एलिमेंट्स ऑफ द डेटा साइकिल। तो डेटा साइकिल में ये क्वेश्चन पूछा कि अगर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये जो कंपोनेंट्स हैं, कौन सा साइकिल का है? तो आंसर बोलेंगे तो डेटा साइकिल का। तो इसे क्या बोलेंगे? डेटा साइकिल, डेटा साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डैश इज डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। कौन सा डेटा या कौन सा चीज को हम ऑर्गेनाइज करके मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? ए प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर कौन सा चीज है जो कि एक डेटा है जिसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे और प्रेजेंट करेंगे एक मीनिंगफुल वे में, तो इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक ऐसा डेटा है, यहां पर अगर इंफॉर्मेशन लिख दिए तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन इज द डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्टेप्स एंड टास्क्स needed to process the data such as responses to questions and clicking an icon are called dash. Option A instructions, B the operating system, C application software, D the hardware unit. यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा द स्टेप्स एंड द टास्क्स नीडेड टू प्रोसेस द डेटा, वो स्टेप और टास्क जो कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कोई आइकन को क्लिक करना, या फिर कोई क्वेश्चंस को रेस्पॉन्ड करना, ठीक है ना, या फिर मान के चलते हैं हमारा डेस्कटॉप के ऊपर ना बहुत सारे ऐसे आइकन्स होते हैं, वो आइकन को मान लो हमने क्या किया, डबल क्लिक किया या ओपन करने के लिए कोशिश किए, तो वो इनपुट के अंदर आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं यहाँ पर क्लिक करके तुम ये फाइल को ओपन करो, ठीक है ना। जो डेस्कटॉप या कंप्यूटर के ऊपर जो सारे फाइल्स, फोल्डर्स या फिर कोई भी आइकन हो, तो वहां पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर कि वो फाइल को ओपन करो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो पहले जब कंप्यूटर नहीं बना था, सबसे पहले कौन सा टाइप का डिवाइस बना था कैलकुलेशन करने के लिए? ऑप्शन ए कैलकुलेटर, बी अबाकस, सी डिफरेंस इंजन, डी एनालिटिकल इंजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अबाकस। अबाकस को पहले बनाया गया था, ये है अबाकस का पिक्चर, इसको बनाया गया था अर्लीस्ट पीरियड में जब कंप्यूटर नहीं बना था कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन इसका एक डीमेरिट है, इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अबाकस कैन परफॉर्म, ऑप्शन ए एडिशन, बी सब्सट्रैक्शन, सी मल्टीप्लिकेशन, डी बोथ ए एंड बी। तो मैंने जैसे बोला प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जैसे बोला
कि जो अबकस कर सकता है, आई मीन नहीं कर सकता, वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो क्या कर सकता है अगर आंसर पूछा तो फिर बोथ ए एंड बी, एडिशन कर सकता है एंड सब्सट्रैक्शन कर सकता है। तो ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। किसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, डेनिस रिची, नेपियर, चार्ल्स बाबेज, एलन ट्यूरिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, सबको पता है चार्ल्स बाबेज, इट्स वेरी कॉमन, सबको पता है कि चार्ल्स बाबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ पे हाँ, एक इंपॉर्टेंट सबके लिए जो OSSC के लिए प्रिपेयर या तैयारी कर रहे हो, तो हमारे पास एक तुम्हारे लिए एक अच्छा प्लान है। प्लान ये है कि हमारा एक कोचिंग क्लास का एप्लीकेशन है जिसे हम बोलते हैं ECC फॉर नर्सेस एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा। इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हमने एक OSSC ESI स्टाफ नर्स के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस है 699। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि जितना मैथ क्लास जो प्रिलिमिनरी OSSC प्रीलिम्स के लिए जितना एप्टीट्यूड का क्लास होना चाहिए वो सारे मैंने फ्री में यहाँ पर डाल दिया है। तो अगर हम इंस्टॉल करने के बाद अगर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ठीक है ना, ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे हमें होम, बैचेस, स्टोर, चार्ट्स एंड ग्रो वाला ऑप्शन दिखेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे स्टोर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे कोर्सेस हमें दिखाई देगा। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे OSSC ESI स्टाफ नर्स वाला जो कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है यहाँ पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करते ही हमें पेज कुछ इस तरह का पहले दिखाई देगा। पहला वाला पेज जो है यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। और नेक्स्ट हमें क्या करना, ये कोर्स के ऊपर यहाँ पर हमें क्या करना होता है, क्लिक करना होता है, या फिर अदरवाइज यहाँ पर ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लास ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा ऊपर। तो हमें क्या करना होगा, ये कंटेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे हमने कंटेंट के ऊपर क्लिक किए तो मैथ क्लास, एनिमेशंस, टेस्ट सीरीजेस, फ्री बुक्स फॉर स्टडी, मेडिकल, MSN का सारे क्लासेस, पीडियाट्रिक, नर्सिंग फाउंडेशन का, OBG सारे क्लासेस यहाँ पर हमें मिल जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ प्रिलिमिनरी के लिए ये जो मैथ क्लासेस है वो मैथ क्लासेस मैंने ओपन कर दिया। जैसे मैं ये मैथ वाला फोल्डर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट, एज रिलेटेड मैथ, HCF एंड LCM, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हमने क्लास ऑलरेडी ले रखा है। वो क्लासेस देख सकते हो और एग्जाम में, प्रिलिमिनरी एग्जाम में तुम्हें बहुत कुछ हेल्प होगा अगर ये क्लासेस तुम शुरू से एंड तक देखते हो, सारे क्लासेस अगर फॉलो करते हो। तो यहाँ पे पहला हमारा जो काम है, पहले ECC फॉर नर्सेस वाला जो एप्लीकेशन है वो पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अभी ये डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद फिर हमें ये कंटेंट को, जो मैथ वाला मैंने जैसे बताया, यहाँ पे OSSC ESI स्टाफ नर्स वाला कोर्स के ऊपर क्लिक करके फिर हमें कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। कंटेंट से फिर मैथ वाला क्लास के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे सारे फ्री है मैथ क्लासेस। प्रिलिमिनरी के लिए तुम्हारे लिए मैंने रखा है, वो सारे मैथ क्लासेस को देख सकते हो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो। लेकिन प्रिलिमिनरी के बाद जो मेंस एग्जाम होगा जहाँ पे नर्सिंग वाला क्लासेस होता है, तो वहां पर ये जो प्राइस मैंने रखा है 699 वो आ जाएगा, जो कि बेसिकली नर्सिंग क्लासेस, जो कि MSN हो गया, पेडियाट्रिक हुआ, नर्सिंग फाउंडेशन, जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं वो इतना कम प्राइस में कहीं पे नहीं मिलेगा। और वैलिडिटी इसका 6 मंथ्स रहेगा। 699 में पूरा कंप्लीट 6 मंथ्स विद मतलब सारे नर्सिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं रिगार्डिंग, और एक कंप्यूटर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को किसने डेवलप किया था, ब्लेजी पास्कल, चार्ल्स बाबेज, सी डेनिस रिचे, डी एलन ट्यूरिंग। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, चार्ल्स बाबेज। ये जो कि हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, चार्ल्स बाबेज, वो एनालिटिकल इंजन पहले बनाए थे। ठीक है ना, जो शुरुआत में कंप्यूटर बनाया गया था वो है एक एनालिटिकल इंजन जो कि चार्ल्स बाबेज ने बनाए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड डैश एज ए मेमोरी यूनिट। तो हमें पता है जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर CPU होता है,
ठीक है ना। तो सीपीयू के अंदर फिर क्या होगा, सीपीयू के अंदर हमारा मतलब एक कंट्रोल यूनिट होता है एंड उसके बाद हमारा एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है ना। और इसको छोड़ के यहाँ पर और एक मेमोरी यूनिट होता है कंप्यूटर के अंदर। ये मेमोरी यूनिट जो एनालिटिकल इंजन के अंदर था कंप्यूटर के अंदर, वो मेमोरी यूनिट क्या था, ठीक है ना। जो पहला वाला एनालिटिक इंजन बनाया गया था उसके अंदर मेमोरी यूनिट क्या था, तो मेमोरी यूनिट जैसे कि रैम था या फ्लॉपीज था या कार्ड्स था या काउंटर व्हील्स था। क्वेश्चन ये पूछा तो हमें आंसर देना होगा कि जो पहले कंप्यूटर बनाया गया था उसके अंदर मेमोरी किस मतलब चीज से मतलब बना था, किस चीज से मेमोरी बना था। मेमोरी जो कार्ड होता है बेसिकली आजकल हम जो देखते हैं वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं, ठीक है ना। तो रैम से ये मेमोरी बना था या फिर फ्लॉपीज से बना था, ये वाला देखो फ्लॉपीज बोल सकते हैं, एंड ये वाला बोल सकते हैं पंच कार्ड, इसको बेसिकली बोला जाता है पंच कार्ड। क्या पंच कार्ड से बना था, या फिर ये वाला काउंटर व्हील बोल सकते हो, काउंटर व्हील से बना था। तो क्या चीज से जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बना था उसका मेमोरी यूनिट किस चीज से बना था, किस मटेरियल से बना था, तो इसका जो आंसर है वो है फ्लॉपीज। तो ये फ्लॉपीज से बना था जो मेमोरी यूनिट है फर्स्ट एनालिटिक इंजन का, तो फ्लॉपीज से बना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड्स वेर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डस, किसने पंच कार्ड को पहले इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन ए पावर्स, बी पास्कल, सी जैक्वार्ड, डी हरमन होलरिथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पास्कल। पास्कल ने पहले पंच कार्ड डेवलप किए थे या इंट्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है ना। टैबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय हुम, किसने टैबुलेटिंग मशीन को, जो कि एक फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, टैबुलेटिंग मशीन एक फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, किसने बनाया था। ये वो मशीन है जिसको हम बोलते हैं टैबुलेटिंग मशीन। जो पहला वाला जो टैबुलेटिंग मशीन बना था जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, टैबुलेटिंग मशीन, वो मशीन को किसने बनाया था, वो है ये पर्सन। और मतलब ये बनाए थे जो कि पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन इनका नाम क्या है। ऑप्शन है हरमन होलरिथ, बी हावर्ड एकीन, सी ब्लेज पास्कल, डी जॉन नेपियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हरमन होलरिथ। यहाँ पे इनका जो पिक्चर हमने रखा है हरमन होलरिथ का, इन्होंने टैबुलेटिंग मशीन को पहले बनाया था जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या इनियाक। हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक। इनियाक मतलब क्या, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इस ये इनियाक का फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है किसने डिजाइन किए थे। ऑप्शन ए वॉन न्यूमन, बी जोसेफ एम जैक्वार्ड, सी प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन एम मौकली, डी ऑल ऑफ द एबोव। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मौकली, प्रेस्पर एकर्ट, जोसेफ एम जैक्वार्ड एंड वॉन न्यूमन एंड डी ऑल ऑफ द अबोव। इनमें से कौन है जो कि इनिया कंप्यूटर पहले बनाए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मौकली। तो इन्होंने मिलकर, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मौकली, इन्होंने मिलके इनिया कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर को बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन विच जनरेशन। सबसे बड़ा वाला कंप्यूटर जो है कौन सा जनरेशन में था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। ये सबसे मतलब कॉमनेस्ट मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि जितना पहले बड़ा था कंप्यूटर का साइज, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा होता जाता है, स्लिम होता जाता है, पतला होते जाता है। तो इसलिए अगर कंप्यूटर का साइज बड़ा होना चाहिए तो लॉजिकल साइंस में अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन का होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन का अगर कंप्यूटर देखें तो ये इतना बड़ा था कि एक कंप्लीट रूम को कवर कर लेता था,
लेकिन आजकल तो हमारे पास लैपटॉप्स हैं जो कि इतना छोटा है, ठीक है ना, लेकिन बहुत छोटा है आजकल लैपटॉप। लेकिन ये जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का है वो बहुत इतना बड़ा कि मान लो एक रूम के अंदर पूरा भर जाता था। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे OSSC के लिए मैंने जैसे बताया, यहाँ पे 799 का जो यहाँ पे देख रहे हो, हमने रिवाइज करके इसको 699 कर दिया है। तो 699 में पूरा कंप्लीट न्यू बैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। ECC फॉर नर्सेस आपको अगर डाउनलोड नहीं किए हो, अभी इमीडिएटली गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर अभी ज्वाइन करना चाहते हो नर्सिंग क्लासेस को, तो फिर गूगल पे ये वाला नंबर जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये नंबर पे गूगल पे कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कोचिंग ऐप में जाके डाउनलोड कर सकते हो। आई मीन कोचिंग ऐप में जाके पे कर सकते हो। लेकिन ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हमने कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ क्लासेस रखा है, एटलीस्ट वो देखना जरूरी है। तो डाउनलोड करो फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट मैथ क्लास को, जो एप्टीट्यूड पूछेगा OSSC प्रीलिम्स में, बहुत सारे देख सकते हो। उसके साथ हमने एम्स नर्सेट के लिए भी एक नया बैच लॉन्च किया है, जिसका क्लास शुरू होगा 15 जुलाई को। 15 जुलाई को पहला वाला क्लास होगा और इसमें कंप्लीट लाइव क्लास होगा। इसका 1 ईयर का वैलिडिटी रहेगा, नर्सिंग का सारे सब्जेक्ट्स रहेगा, मैथ क्लास होगा और लाइव क्लासेस होगा। केस सिनारियो जो आजकल नया मतलब टाइप का क्वेश्चन पैटर्न बना है एम्स नर्सेट में, वो केस सिनारियो MCQs, वो सारे हम डिस्कशन करेंगे। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री मॉडल टेस्ट मिलेगा एंड फ्री क्वेश्चन बैंक, साथ में फ्री PDF बुक्स भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अनाउंस करना चाहूँगा बिल्कुल कि अगर ये वाला वीडियो देख के किसी ने ज्वाइन करना चाहेगा, तो फिर हमने ये ऑफर तो एंड हो गया है 20 जून के अंदर। 20 जून तक हमने 500 का डिस्काउंट मतलब दिए थे बच्चों को। लेकिन अगर YouTube वीडियो देख के किसी ने मुझे कांटेक्ट किया एंड कमेंट्स मतलब कर सकते हो कि सर हम ज्वाइन करना चाहेंगे, तो फिर बिल्कुल आपको फिर ये 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा इवन आफ्टर 20 जून अगर कोई ज्वाइन करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंट क्लासेस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर चाहो तो फिर डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट वो एम्स नर्सेट बैच में जाके डेमो क्लासेस भी देख सकते हो। इम्पोर्टेंट क्लासेस हमने अनलॉक करके रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट नर्सिंग मतलब ECC फॉर नर्सेस आपको अभी डाउनलोड करना चाहिए और डाउनलोड करके फिर ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अभी बात करते हैं और एक इम्पोर्टेंट MCQ। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो कौन सा किसको बेस करके बना था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन डैश ट्रांजिस्टर्स, कंडक्टर्स, ICs और इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। ये चारों में से किसको लेके बना था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब। अगर देखने जाएं तो वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरह का दिखता है और ये वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया जाता था कंप्यूटर को बनाने के लिए, फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर को। द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज ऑप्शन ए 1946 टू 1948, बी 1940 टू 1960, सी 1956 टू 63, डी 1957 टू 1964। तो कौन सा पीरियड है जिसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। तो आंसर होगा 1956 टू 1963 तक। तो ये वो पीरियड है जिसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर वाला पीरियड। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछेगा, ये बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए सबको। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो 1940 से लेके 1956 के बीच में बना था और इसमें जो यूज किया जाता था डिवाइस वो है वैक्यूम ट्यूब, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की एक MCQ के अंदर। जो फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था बनाने के लिए। अभी सेकेंड जनरेशन वाला जो कंप्यूटर है वो 1956 के बाद बना है। 1942 1956 के बीच में फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन 56 टू 63 के बीच में। इसमें जो डिवाइस यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब तो है नहीं, इसमें ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता था जो कि सेमीकंडक्टर से बना था। अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 डिफरेंट चीज पूछ सकता है यहाँ पे। एक पूछेगा
कि सेकंड जनरेशन का कौन सा टाइम पीरियड है, तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा इसमें कौन सा डिवाइस यूज किया जाता था, तो सेकंड क्वेश्चन पूछा तो इसमें तो ट्रांजिस्टर होगा। थर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांजिस्टर किससे बना था, तो ये हो गया क्या, सेमीकंडक्टर से। तो ये 3 क्वेश्चन पूछ सकता है सेकंड जनरेशन वाला कंप्यूटर से। थर्ड जनरेशन वाला जो क्वेश्चन पूछेगा, एक टाइमलाइन पूछेगा 1963 से लेके 1971, ठीक है। एंड पूछेगा किससे लेके बना था, तो आईसी या फिर बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बना था, तो वो है सिलिकॉन, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन 1971 तक चला। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन 1971 से लेके अभी तक चल रहा है। इसमें जो यूज किया जाता है कंप्यूटर बनाने के लिए वो है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर या एलएसआई, माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जा रहा है। अभी आज से लेके आगे तक जो कंप्यूटर बनाया जाएगा उसे बोलेंगे हम फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन वाला जो कंप्यूटर बनेगा वो सारे कंप्यूटर्स सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स या एसएलएसआई सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स को लेके बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो पूछेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन के बीच में, और इसमें पूछेगा सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड वैक्यूम ट्यूब्स, ये तीनों में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कौन सा डिवाइस को यूज किया जाता था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन वाला कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, और इसका टाइमलाइन। तो इम्पोर्टेंट ये सारे बाय हार्ट होना चाहिए, ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं इसमें, तो याद रखना। जो 5-10 मिनट लगेगा पूरा याद रखने के लिए, आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिप इज ए कॉमन निकनेम फॉर डैश। हम किसको चिप बेसिकली बोलते हैं? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, बी रजिस्टर, सी इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डी सेमीकंडक्टर। किसको हम बेसिकली कॉमनली चिप बोलते हैं? तो आंसर इसका होगा इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट या जिसको हम बोलते हैं अदरवाइज चिप करके, यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विथ डैश। अभी थोड़ी देर पहले हम बात किए कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो किससे बनता है। ऑप्शन ए कपर, बी एल्यूमिनियम, सी गोल्ड एंड डी सिलिकॉन। बेसिकली कपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड का तो बात नहीं हुआ, अगर लॉजिकल सेंस लगाएं तो एक ही चीज बनता है, वो है ऑप्शन डी सिलिकॉन से, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया का है उसका नाम क्या है? तो आंसर है ऑप्शन ए परम, आई मीन सॉरी, परम इज द सुपर कंप्यूटर। सिद्धार्थ इज द फर्स्ट कंप्यूटर जो कि इंडिया में बना था, एंड सुपर कंप्यूटर जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो परम है। परम इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर एंड सिद्धार्थ इज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप। जो आईसी के बारे में बात किए, इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप, वो इंटीग्रेटेड चिप को या सर्किट को किसने बनाया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट नायक, बी सी बाबेज या चार्ल्स बाबेज बोल सकते हैं, सी जे स्किल्बी, डी सीवी रमन। तो ये चारों में से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सीवी रमन तो नहीं होना चाहिए। हमारे पास अभी 3 ऑप्शन बचा, ठीक है। इनमें से कौन सा होना चाहिए? करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी जे स्किल्बी, ठीक है। उन्होंने डेवलप किया था इंटीग्रेटेड चिप को। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज डैश। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर्स, बी सर्वर्स, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, डी माइक्रो कंप्यूटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रो कंप्यूटर्स। जो पर्सनल कंप्यूटर्स होता है, डेस्कटॉप होता है, वो बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स तो नहीं होता। सर्वर्स तो बिल्कुल है नहीं, ये नेटवर्क वाला, मतलब सर्वर वो होता है जहां से हम बेसिकली नेटवर्क या फिर बेसिकली डेटा को बेसिकली लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स तो है नहीं। माइक्रो कंप्यूटर इसलिए है क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए होता है, छोटा होना चाहिए पर्सनल यूज के लिए, इसलिए माइक्रो कंप्यूटर है। पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज डैश। पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट पीसी, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। इसका जो करेक्ट आंसर है पाम टॉप कंप्यूटर, वो है हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। जिसको मतलब अगर पिक्चर देखें पाम टॉप कंप्यूटर का, ये बहुत छोटा सा होता है, ये कंप्लीट हमारा पाम के अंदर आ जाएगा, इतना छोटा है, तो इसलिए बोल देंगे हैंड हेल्ड कंप्यूटर। छोटा सा है, लाइट वेट है, तो हाथ में पकड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंड हेल्ड कंप्यूटर। जिसको मतलब अदरवाइज इसको पाम टॉप कंप्यूटर बोल सकते हैं।
CD रोम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, बी कंपैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, सी कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD का फुल फॉर्म हमें पता है, वो है कंपैक्ट डिस्क, एंड रोम का फुल फॉर्म है ROM का, वो है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD रोम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इन ए कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन डैश। कहां पर प्रोसेसिंग ज्यादातर होता है कंप्यूटर के अंदर? ऑप्शन ए मेमोरी, बी रैम, सी मदरबोर्ड, डी CPU। प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो है हमारा CPU, इसलिए बोलते हैं CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। एंड रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ, ऑप्शन ए सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, बी मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, सी एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, डी सुपर एंड मिनी कंप्यूटर्स। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो कैसे बनता है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिलावट में जो बनता है, मतलब दोनों का काम जो करें, एनालॉग एंड डिजिटल टाइप का, that is called hybrid computer. Which types of computer are used in the hospitals like ECG and dialysis? ECG और डायलिसिस के लिए जो कंप्यूटर यूज किया जाता है, या फिर मान लो जैसे कि हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए, तो इसमें जो कंप्यूटर्स यूज किया जाता है वो कौन सा टाइप का कंप्यूटर है? डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग और माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, जनरल पर्पस computers are used for dash, option A creating a small database, B performs calculation, C accounting, D all of the above। कंप्यूटर को किस लिए यूज किया जाता है और ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? इसका जो करेक्ट, स्मॉल डेटाबेस बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, या सारे इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। अकाउंटिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए एंड स्मॉल डेटाबेस बनाने के लिए भी कंप्यूटर को यूज किया जा सकता है। The basic functions performed by the computer is or are A data processing, B data storage, C data movement and control, D all of the above। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। डेटा प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, मूवमेंट एंड कंट्रोल के लिए, सारे चीज के लिए कंप्यूटर को यूज किया जाता है, और ये इसका बेसिक फंक्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए कौन सा एक बैकबोन है? ऑप्शन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बी कंप्यूटर मॉडल, सी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो हमें कंप्यूटर का आर्किटेक्चर चाहिए पूरा बनाने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को हमें ये पता होना चाहिए कहां पर कौन सा चीज को रखेंगे और किसको कहां किसके साथ कनेक्ट करेंगे। The first computer architecture was introduced in which year? Option A 1970, B 1968, C 1971, D 1973। कौन सा ईयर में फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1970। Which of the following is not responsible for the performance of the computer? कंप्यूटर परफॉर्मेंस के लिए कौन सा एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ऑप्शन ए नंबर ऑफ द कीज इन द कीबोर्ड, बी format of the video or graphics word, C memory in the video or graphics word, D number of cores available in the processor। तो कंप्यूटर काम करने के लिए परफॉर्मेंस उसका स्पीड होगा या थोड़ा लैगी होगा, तो वो बेसिकली कितना कीबोर्ड में नंबर का की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होना चाहिए, नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में 10 की है या 15 की है या 20 कीज हैं, उसके ऊपर कंप्यूटर का परफॉर्मेंस डिपेंड नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एज अ टाइप ऑफ इनपुट? किसको हम एक इनपुट टाइप का मानेंगे? ऑप्शन ए डेटा, बी कमांड्स, सी यूजर रेस्पॉन्सेस, डी ऑल ऑफ द अबव। किसको हम इनपुट मानेंगे? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, डेटा, कमांड्स एंड यूजर रेस्पॉन्स। ये तीनों को मिला के हम इनपुट बोलते हैं बेसिकली, और ये इनपुट इंफॉर्मेशन लेके सीपीयू के अंदर जाता है, वो वहां पे प्रोसेसिंग होगा, देन
आउटपुट होगा। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डैश। जो एक्सटर्नल, जो कंप्यूटर के अंदर नहीं है, मानते हैं हमने कुछ डेटा इनपुट किया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। हम हैं एक्सटर्नल सोर्स, हमने क्या किया, कीबोर्ड लेके हमने क्या किया, कुछ टाइप किया, कुछ डेटा एंट्री किया, तो वो सारी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड थ्रू आउट। करेक्ट आंसर है इनपुट। हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स को लेके अगर हम कंप्यूटर के अंदर कुछ फीड कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है ना, और उसको प्रोसेसिंग करके कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। नेक्स्ट इज द यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर, व्हाट इज दैट कॉल्ड? इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड सीपीयू, दैट इज कॉल्ड आउटपुट, ठीक है ना। हमने क्या किया, इनपुट डेटा एंट्री किया, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है, द रिजल्ट इज द आउटपुट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स डैश, प्लटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑल ऑफ दिस। प्रिंटर, मॉनिटर एंड प्लटर, ये तीनों क्या होते हैं, सारे हमें रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है ना। सो दिस आर गोइंग टू बी द आउटपुट डिवाइसेस। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड to process the data into information and consists of integrated circuits। ये वो कंपोनेंट है, नीचे जो चार ऑप्शन हैं, ये चार ऑप्शन में से ये वो कंपोनेंट है which required to process the data into information and consist of integrated circuit। ये कौन सा चीज है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट से बना है और डेटा को प्रोसेसिंग करता है? हार्ड डिस्क, रैम, रोम एंड सीपीयू। करेक्ट आंसर इज सीपीयू। सीपीयू इंटीग्रेटेड सर्किट से बनता है और ये डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए हेल्प करता है और ये इंफॉर्मेशन में बदलता है डेटा को। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ डैश, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, arithmetic logic unit and memory unit, D all of the above। the correct answer is option C। तो जो CPU होता है वो कंट्रोल यूनिट प्लस ALU से बनता है प्लस इसके साथ मेमोरी यूनिट, ये तीनों को मिला के फिर CPU बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं CPU का जो यूनिट है वो CPU यूनिट किससे लेके बना है, वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, साथ में कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों को लेके फिर बना है क्या, सीपीयू बना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा। कहां पर कंप्यूटर डेटा को ऐड करता है और कंपेयर करता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू चिप एंड मेमोरी चिप। कहां पर लेके डेटा को ऐड करना और कंपेयर करना कहां पर होता है? तो आंसर इज सीपीयू चिप। सीपीयू के अंदर डेटा को रख के फिर कंपेयर मतलब प्रोसेसिंग किया जाता है, तो वो सीपीयू के अंदर होना चाहिए। अगर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो कंपेयर सीपीयू में ही हो सकता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी चिप, ये तो सारे मेमोरी स्टोर हो सकता है सारा, लेकिन स्टोर जगह पे जहां पर हम स्टोर करते हैं वहां पे कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड प्रिंटर। द करेक्ट आंसर इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसलिए तो बोलते हैं हम लोग सेंट्रल, ठीक है। द सीपीयू चिप यूज्ड इन ए कंप्यूटर इज पार्शियली मेड अप ऑफ डैश, कपर, आयरन, गोल्ड एंड सिलिका। द करेक्ट आंसर इज सिलिका। द सीपीयू इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर कंपोनेंट्स। सीपीयू दो छोटे छोटे कंपोनेंट से बना है, ALU एंड CU, ऑप्शन बी ALU एंड रैम, सी रैम एंड रोम, डी रैम एंड CU। तो हमें बताया सीपीयू जो बनता है वो सेंट्रल यूनिट प्लस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से बनता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन है ALU एंड CU। The CPU comprises of control unit, memory and dash unit, ठीक है ना। CPU comprises control unit, memory and dash units, microprocessor, arithmetic और logic unit, output and ROM। तो CPU अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है, 2-3 MCQ भी मतलब कंप्लीट किए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होना चाहिए। What is the responsibility of the logic unit in the CPU of a computer? जो लॉजिक यूनिट होता है, लॉजिकल यूनिट होता है सीपीयू का, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑप्शन ए टू प्रोड्यूस रिजल्ट, बी टू कंपेयर नंबर्स,
सी टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डी टू डू मैथ वर्क। तो क्या करना चाहिए? लॉजिकल यूनिट का काम क्या है? तो आंसर इज टू कंपेयर द नंबर्स। ठीक है, इसलिए सीपीयू के अंदर हमने जैसे थोड़ी देर पहले बात की, तो डेटा तो एंट्री होता है, पर सीपीयू के अंदर जो डेटा कंपैरिजन होता है नंबर का, वो कंपैरिजन कौन सा चीज को लेके होता है? ये हमारा जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है या एलयू होता है सीपीयू के अंदर, वो डेटा को कंपेयर करता है और प्रोसेसिंग करता है। Which unit of the computer helps in communication between memory and arithmetic logical unit? कौन सा कंप्यूटर का वो यूनिट है जो कि कम्युनिकेशन बनाता है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन मेमोरी एंड एलयू? ऑप्शन ए कौन सा है वो कम्युनिकेशन जो कि हेल्प करता है, कौन सा यूनिट है? ऑप्शन ए सीएमयू, बी सीपीयू, सी एलयू एंड डी यूपीएस। तो करेक्ट आंसर इज सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सारे को कम्युनिकेट करता है या फिर सारे को एक के साथ दूसरे को कनेक्ट किया है। वो कंट्रोल यूनिट हो, लॉजिकल अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हो, या फिर वो मेमोरी यूनिट हो, तीनों को ये सीपीयू ने क्या किया है? कनेक्ट करके रखा है। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग के लिए कौन सा यूनिट कंप्यूटर का हेल्प करता है? ऑप्शन ए डिस्क यूनिट, बी कंट्रोल यूनिट, सी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड डी मोडेम। मोडेम तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है, डिस्क यूनिट तो है नहीं। हमारे पास जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो बी और सी में से होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज सी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। वहां पे नंबर्स का कंपैरिजन होना और कैलकुलेशन होना कंप्यूटर के अंदर होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस डज द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म्स? कितना अरिथमेटिक ऑपरेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कर सकता है? ठीक है ना, ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 5, डी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 4। चार चीज जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो कर सकता है। क्या क्या वो कर सकता है? क्या जैसे कि एडिशन कर सकता है, प्लस, ठीक है ना, एडिशन कर सकता है। नंबर 2 सब्सट्रैक्शन कर सकता है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन कर सकता है। नंबर 3 मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड नंबर 4 डिवीजन। तो ये चार चीज जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, लॉजिकल यूनिट है, वो कंप्यूटर के अंदर कर सकता है। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड इट्स डैश। ROM प्रोग्राम या रोम प्रोग्राम, बी सिस्टम बोर्ड, सी एलयू एंड डी सीयू। एलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड डी मतलब कंट्रोल यूनिट। तो कौन सा कंप्यूटर का वो पार्ट है जो कि सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है? तो इसका आंसर है द कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट करना कंट्रोल यूनिट का काम है, एलयू का काम है नंबर्स को कंपेयर करना, कंट्रोल यूनिट का काम है कोऑर्डिनेट करना फंक्शन को। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग डैश। कंट्रोल यूनिट कैसे बाकी यूनिट्स को कंट्रोल करता है? ठीक है ना, कंट्रोल सिग्नल बाय, ऑप्शन ए बाय कंट्रोल सिग्नल, बी टाइमिंग सिग्नल, सी ट्रांसफर सिग्नल, डी कमांड सिग्नल। इसका आंसर है सिंपल सा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल भेजता है सो दैट बाकी यूनिट्स को इंफॉर्मेशन जाए, कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए क्लॉक, बी नर्व सेंटर, सी आईसी, डी बोथ ए एंड बी। द डिजिटल कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, नर्व सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट इज ए माइक्रोप्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डैश। माइक्रोप्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का ब्रेन है, इसको अदरवाइज हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए माइक्रोचिप, बी मैक्रोचिप, सी माइक्रोप्रोसेसर, डी सॉफ्टवेयर। इसका आंसर है माइक्रोचिप। माइक्रोप्रोसेसर को अदरवाइज हम क्या बोलते हैं? जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है वो माइक्रोचिप भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, माइक्रोप्रोसेसर्स कैन बी यूज्ड टू मेक डैश। ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी डिजिटल सिस्टम, सी कैलकुलेटर, डी ऑल ऑफ द अबव। माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोचिप हमने जैसे बात किए, तो माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोचिप को कहां पर हम यूज करते हैं, क्या बनाने के लिए? कंप्यूटर बनाने के लिए, या डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए, या कैलकुलेटर, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। सारे चीज में हम माइक्रोचिप को यूज कर सकते हैं बनाने के लिए, जैसे कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम एंड कंप्यूटर को।
द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ डैश। माइक्रो प्रोसेसर किसको लेके बनता है? ऑप्शन है रजिस्टर्स, बी ट्रांजिस्टर्स, सी माइक्रोचिप्स, डी प्रोग्राम काउंटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स। माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर ट्रांजिस्टर्स को लेके बनता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन memory unit that communicates directly with the CPU is called as main memory, B secondary memory, C auxiliary memory, D register। मेमोरी यूनिट जो कि कम्युनिकेट डायरेक्टली करता है सीपीयू के साथ उसको क्या बोलते हैं? द आंसर इज मेन मेमोरी। ठीक है, तो जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है जो मेमोरी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेन मेमोरी बोलते हैं। बेसिकली सीपीयू किससे लेके बना है? द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट को लेके बना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है कौन? मेन मेमोरी। ठीक है ना, तो इसे बोल सकते हैं कि डायरेक्टली जो कम्युनिकेट करता है मेन सीपीयू मेमोरी के साथ, वो वाला यूनिट को हम बोलते हैं मेन मेमोरी। सीपीयू रिट्राइव्स इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डैश। सीपीयू अगर कोई डेटा को दोबारा देखना चाहे या इंस्ट्रक्शन को लेना चाहे तो कहां से ले सकता है? ऑप्शन है मेमोरी, मेन मेमोरी, बी सेकेंडरी मेमोरी, सी ऑक्सिलरी मेमोरी, डी रजिस्टर। इसका आंसर है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर सारे डेटा स्टोरेज है। आगे कभी भी अगर सीपीयू को चाहिए डेटा कंपैरिजन के लिए तो कहां से लेना होगा इसको? मेन मेमोरी से। द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। कंप्यूटर मतलब सीपीयू प्लस इसके साथ और क्या जोड़ने पर होगा? ऑप्शन है एक्सटर्नल मेमोरी, बी इंटरनल मेमोरी, सी इनपुट डिवाइस, डी आउटपुट डिवाइस। करेक्ट आंसर है इसका इंटरनल मेमोरी। तो सीपीयू के साथ और क्या जुड़ना चाहिए? इंटरनल मेमोरी अगर जुड़ेगा तो वो बनेगा कंप्यूटर। ठीक है, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। कहां पर सीपीयू और मेमोरी मतलब सीपीयू और मेमोरी कहां पर होता है? ऑप्शन है मदरबोर्ड में, बी एक्सपांशन बोर्ड, सी स्टोरेज डिवाइस, डी सिस्टम यूनिट। यहाँ पर एक पिक्चर मैंने रखा है, इससे बोलते हैं हम लोग। एक्चुअली यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, उसके बाद फिर पिक्चर के बारे में बात करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्चुअल में मदरबोर्ड। यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है ये एक मदरबोर्ड का है और ये है मेमोरी यूनिट। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? मेमोरी यूनिट बोलेंगे, मेमोरी यूनिट। अभी ये मेमोरी यूनिट ये स्लॉट में यहाँ पे लगाया जाएगा, यहाँ पर ये स्लॉट में लगाया जाएगा। और यहाँ पे ये जो खाली स्लॉट हम देख रहे हैं, स्लॉट तो नहीं बोल सकते, इसको हम सॉकेट बोलते हैं। सॉकेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नाम सीपीयू यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। जहां पर सीपीयू को हम लगाते हैं वो पॉइंट को हम सॉकेट बोलते हैं, और मेमोरी यूनिट वगैरह जहां पर मतलब लगता है उसे हम बोलते हैं स्लॉट। ठीक है, तो ये सॉकेट यूज होता है सीपीयू को लगाने के लिए। तो यहाँ पे सीपीयू लगेगा और यहाँ पर मेमोरी यूनिट सारा लगेगा। तो इसे कंप्लीटली और बाकी सारे चीज भी यहाँ पर होगा जिसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू, मेमोरी यूनिट ये सारे लोकेट होते हैं। इसका आंसर करेक्ट होगा ये वाला मतलब क्वेश्चन का मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज डैश। जो मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का जो कि कनेक्ट करता है बाकी सारे पार्ट कंप्यूटर को, वो क्या बोला जाता है? ऑप्शन है मदरबोर्ड, बी मैच बोर्ड, सी हार्ड ड्राइव, डी स्पेशल बोर्ड। जो कंप्यूटर के अंदर ये सारे मैच बोर्ड, हार्ड ड्राइव, मतलब हार्ड ड्राइव तो बाहर वाला होता है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होता है बेसिकली, एंड स्पेशल बोर्ड ये सारे नहीं होता। एक ही ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, ऑप्शन है मदरबोर्ड। अगर थोड़ा सा हम लॉजिकल सेंस, कॉमन सेंस लगाएं तो फिर ये हो जाएगा आराम से इसका आंसर मदरबोर्ड करके। डैश कनेक्ट्स द कंपोनेंट्स inside the motherboard like CPU and system unit, सिस्टम मेमोरी। तो कौन सा कंपोनेंट है जो कि मदरबोर्ड के अंदर CPU, सिस्टम मेमोरी, इन सारे चीज को कनेक्ट करके रखा है? ऑप्शन है डेटा बस, बी एड्रेस बस, सी इंटरनल बस, डी एक्सटर्नल बस। तो कौन सा कंपोनेंट है वो सारे मदरबोर्ड के अंदर CPU, सिस्टम मेमोरी वगैरह को कनेक्ट करके रखा? तो आंसर होगा इंटरनल बस। तो इंटरनल बस ने क्या किया है? इंटरनल बस सिस्टम के अंदर तीन चीज आता है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। ये तीन चीज आता है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। ये तीन चीज क्या करते हैं? सीपीयू, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये सारे चीज को क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट करके रखे हैं। तो इसलिए
अगर मदरबोर्ड को हम देखें तो मदरबोर्ड के अंदर एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट करने वाला कंपोनेंट है वो है हमारा इंटरनल बस। और इंटरनल बस का 3 कंपोनेंट हमने बात किए। तो इंटरनल बस में क्या क्या कंपोनेंट होता है, एक है कंट्रोल बस एंड देन एड्रेस बस एंड देन डेटा बस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर द चिप्स आर रेफर्ड टू एज डैश। चिप्स के लिए या फिर माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं, माइक्रोचिप माइक्रो प्रोसेसर जो कि बेसिकली सीपीयू बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो सीपीयू बनाने के लिए मदरबोर्ड के अंदर कौन सा कनेक्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए स्लॉट, बी सॉकेट्स, सी पोर्ट्स, डी लाइंस। मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला था जो चिप्स या चिप्स तो सीपीयू के अंदर होगा, तो सीपीयू के लिए जो स्लॉट खाली होता है, आई मीन सॉरी, जो पॉइंट होता है, स्लॉट तो नहीं बोल सकते, जो पॉइंट खाली होता है सीपीयू लगाने के लिए, वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। द आंसर इज द सॉकेट। ठीक है ना, सीपीयू के लिए सॉकेट है। और बाकी जो मेमोरी रैम स्लॉट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रैम का स्लॉट बोला जाता है, पीसीआई स्लॉट बोला जाता है, आईएस मतलब आईएसए स्लॉट होता है एंड एजीपी स्लॉट होता है, वो सारे स्लॉट होते हैं। लेकिन एक सॉकेट है जहां पर हम चिप्स या सीपीयू को लगाते हैं, ये याद रखेंगे। स्लॉट और सॉकेट के बारे में तो पता हुआ। और बाकी होता है पोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब क्या, पोर्ट्स वो ओपनिंग्स हैं, वो पॉइंट्स होता है जहां पर एक्सटर्नली कंप्यूटर के अंदर कोई एक्सटर्नल डिवाइस को अगर हम लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। वो सारे ओपनिंग्स जो कंप्यूटर में हैं, अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस को हम लगाना चाहें कंप्यूटर के अंदर, वहां पे लगाएंगे। जैसे कि कीबोर्ड एक एक्सटर्नल है, ठीक है ना, यहाँ पे लगाने के लिए हम यूज करेंगे ये पोर्ट को। तो पोर्ट मतलब वो ओपनिंग्स या पॉइंट्स होता है जहां पर कोई एक्सटर्नल डिवाइस को हम लगाएंगे। माउस को लगाने के लिए ये वाला पॉइंट है, पोर्ट है। ठीक है ना, तो वो पोर्ट डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि सीरियल पोर्ट्स हुआ, यूएसबी पोर्ट हो गया, एथरनेट का पोर्ट हुआ, इंटरनेट लगाने के लिए एथरनेट का यूज कर सकते हैं। यूएसबी हमारा जो मेमोरी कार्ड होता है, वो लगाने के लिए यूएसबी पोर्ट को या हम मतलब लगा सकते हैं यूएसबी पोर्ट के साथ साथ में, मतलब यूएसबी पोर्ट में माउस वगैरह देन कीबोर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं कभी कभी। ठीक है ना, तो ये सारे पोर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अभी। हाँ, तो ये सारे एमसीक्यूज आज के लिए खत्म हुआ। नेक्स्ट, ये तो पहला वाला क्लास है, और भी मैं बहुत सारा कंप्यूटर का एमसीक्यूज लेके आऊंगा। 4 क्लासेस में ये कंप्लीट एमसीक्यू हम कवर करेंगे, जो कि बेसिकली तुम्हें 5 मिनिमम क्वेश्चंस आ जाएगा एग्जाम में अगर कंप्लीट 5 क्लासेस देखते हो। तो ये पहला वाला क्लास खत्म हुआ। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ये 4 पार्ट को भी देखना जरूरी है। अगर कंप्लीट 5 मार्क तुम्हें मिलना है तो फिर देखना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी इमीडिएटली पूरा हमारा जो नर्सिंग कोचिंग क्लास का एप्लीकेशन है वो अभी डाउनलोड कर लेना चाहिए। और डाउनलोड करके जो फ्री क्लासेस है मैथ के लिए, वो क्लासेस देख लेना जरूरी है, क्योंकि अभी 3 जून में, आई मीन 3 जुलाई में एग्जाम है। तो 3 जुलाई के अंदर कंप्लीटली वो सारे मैथ क्लासेस देख लेना जरूरी है। और साथ में एग्जाम में अच्छा करो, ये होप के साथ क्लास बंद करूंगा। और दूसरा क्लासेस जो है हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।